हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की ये वीडियो लेक्चर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 एपी जो है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा इजी भी है। मैं आज के इस लेक्चर में आपको 5.1 और 5.2 के क्वेश्चंस कराऊंगा और उस पर बेस्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले करा के फिर क्वेश्चंस कराएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखेंगे और आप इसके क्वेश्चंस के जो भी मेरिट हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छी तरह समझ लेंगे और एक बार प्रैक्टिस करना नहीं भूलना। ठीक है बेटा, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहा करेंगे। ठीक है बेटा, एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी शॉर्ट में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह की चीज को हम कहते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज है बेटा 1, 4 यानी कुछ टर्म्स हैं जो इस तरह से दिए हुए हैं 1, 4 और इसके बाद 7 फिर 10 ऐसे हैं। आप इनमें एक ऑर्डर सा महसूस करोगे, एक खास बात महसूस करोगे जब इस सीरीज को देखते हो तुम। ठीक है, जैसे आप देखिए अगर मैं कहूँ इस तरह के जो सीक्वेंस होती है टर्म्स की, कभी बढ़ती रहती है कभी घटती रहती है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया बेटे। सेकंड एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे -5, -7, -9 ऐसे करके एक सीरीज है मान लीजिए। तो इसमें आपको देखने की दो बातें हैं। हम लोग इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, A1 इस तरह से लिखा जाता है, पहला पद फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, ये पहला पद है, ये पहला पद है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने करना क्या है, पहला पद फर्स्ट टर्म A1 को मेंशन करते हैं। मान लीजिए A1 1 है, ठीक है, और इस तरह से A2 4 है और इस तरह से A3 जो है वो 7 है। D कॉमन डिफरेंस, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटे, ये कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या है? आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को, किसी भी दो लगातार टर्म है यानी इसके बाद इसको या इसके बाद इसको आप माइनस करोगे, यानी A3 में से A2 लेस किया मान लीजिए। ठीक है, A3 में से A2 लेस किया, A3 में से A2 लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है? ये 7 - 4 ये 3 मिलता है बेटे। कॉमन डिफरेंस D सार्व अंतर को बोलते हैं। ठीक है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर क्या है? ये 4 में से 1 लेस करते हो मान लो तब भी ये 3 मिलता है। किसी भी दो लगातार पदों को आप अगर माइनस करते हैं बाद वाले से पहले वाले को, ध्यान रखना है, बाद वाले से पहले वाले को, तो उसको हम लोग जो चीज़ मिलती है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा बेटा, जिसमें कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम होगा उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, यानी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कभी ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो उसको हम लोग एपी नहीं कह सकते। ठीक है, आइए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिससे हम लोग जानकारी बढ़ जाएगी हमारी। -5 के बाद -8, मान लीजिए -11 ऐसे एक सीरीज है ना। इसके बारे में अगर मैं कहूँ A1 कितना है मेरा -5, A2 कितना है बेटे -8, A3 कितना है -11। इस तरह से ये सीक्वेंस है। तो D कॉमन डिफरेंस कितना होगा? आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म लेस करना बेटे, तो -8 -5 -5, ध्यान रखें इसमें से इसको लेस करते हो तो ये -8 + 5 इस तरह से ये -3। तो ये आपका AP का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें पहला टर्म को आप A1 कहते हो, सेकेंड टर्म को A2 कहते हो, थर्ड टर्म को A3 कहते हो। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे बेटे तो आगे में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, आप A1 A2 A3 करते हुए AN, अक्सर जो लास्ट टर्म होती है, जो लास्ट पद होता है बेटे उसको हम AN कहते हैं। ठीक है, AN ये क्या है? इसे हम nth टर्म कहेंगे। ठीक है, nth टर्म, और इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, और इसी को जनरल टर्म कहा जाता है। ये तीनों नाम से बुलाते हैं। अक्सर लास्ट में लिखी जाती है टर्म, इसलिए AN कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, ये nth टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ये जनरल टर्म भी कह सकते हैं। इसमें हमें दो बातों की गौर करने की जरूरत होती है। n क्या चीज होती है बेटे? ऑर्डर नंबर होता है, ऑर्डर नंबर। ठीक है, n जो है ऑर्डर नंबर है। ठीक है, क्रमांक संख्या, इसको हम कह सकते हैं क्रमांक।
ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर होता है बेटे ऑर्डर नंबर, ठीक है। जौन सी नंबर पे आई है वो पद, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर, ऑर्डर नंबर, सीरियल नंबर, जैसे आप समझें, ठीक है। टर्म नंबर, ठीक है। और एन जो है वो आपका nth टर्म हो गया, यानी उस प्लेस पे जो नंबर खड़ा है उसको हम लोग एन कहते हैं, ठीक। तो आपको ब्रीफली एक बार फिर से बता देता हूं, यानी आप इस बात को अच्छी तरह समझ के चलेंगे, ठीक है। एन, जब एन कहते हैं हम लोग तो एन में दो बातें होती हैं बेटे, ठीक है ना। ये जो चीज है ये ऑर्डर नंबर है, प्लेस नंबर, ठीक है, पोजीशन नंबर, ये पोजीशन नंबर है, ठीक है ना। और ये पूरी टर्म जो है, अगर पूरी टर्म पर अगर फोकस करेंगे, ये पूरी टर्म जो है बेटे इसको हम लोग कहेंगे आपका ये जनरल टर्म है, यानी nth टर्म है, ठीक है बेटा, ये nth टर्म है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए एन लिख दिया मैंने, जो स्क्रिप्ट है वो पोजीशन नंबर होती है और ये पूरी टर्म जो होगी वो nth टर्म होती है। यू गॉट? तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हमने जानने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन ताकि आपको चीज को समझा सकूं। चलिए 16 9 और -5 क्या कहता है बेटे, आपको इसका 12th टर्म चाहिए और एक nth टर्म चाहिए, ठीक है। इससे पहले मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताने हैं, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा। जैसे कि आप नोटिस करते हो, बेटे A1 A2 A3 करते हुए AN लिख लिया मैंने, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके जो फॉर्मूला यानी A1 जो होता है, ठीक है। आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीख लें। A1 को हम A लिखा करेंगे यहाँ, यानी पहला टर्म। A2 मेरा सेकेंड टर्म हुआ। सेकेंड टर्म को मैं कैसे सॉल्व समझता हूँ, आप फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस जोड़ते हो, ठीक है, A2 यानी A प्लस D, फर्स्ट टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस जोड़ते हो बेटे तो सेकेंड टर्म मिलता है आपको, ठीक है। आप इसको गौर करें, यहाँ और इसके बीच में डी डिफरेंस होता है और इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी डी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस डी डी की बढ़त है, यानी फर्स्ट टर्म में आप डी जोड़ते हो तो सेकेंड टर्म में पहुंचते हो, और सेकेंड टर्म में बेटे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है ना। अगर आप थर्ड टर्म में पहुंचना चाहते हो तो A2 में आप डी जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक खास बात बताना चाहते हैं, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप थर्ड टर्म पर सीधे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है बेटे, थर्ड टर्म पर पहुंचना चाहते हैं, अगर फर्स्ट टर्म लेते हो बेटे, फर्स्ट टर्म से आप एक बार ये डी जोड़ के यहां पर पहुंचेंगे, फिर दूसरी डी जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म पे पहुंच जाएंगे। यानी फर्स्ट टर्म में दो बार डी जोड़ देते हैं बेटे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाता है। यानी मैं कहूं आपका A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे, है ना। यानी थर्ड टर्म चाहिए तो आपको दो बार डी जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से फोर्थ टर्म आपको चाहिए बेटे तो फर्स्ट टर्म में आपको 3 बार डी जोड़ना पड़ेगा, और आपको सेवेंथ टर्म चाहिए तो A प्लस 6D करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ 7 है तो आप नोटिस करना, यहाँ जो टर्म आपने लिखा है बेटे उससे एक घटा के लिखेंगे, यानी 7 माइनस 1 है। आप देखिए ये 4 है और ये 3 है, यानी ये 4 माइनस 1 है। आप समझ पा रहे हो। और अगर ये 3 है बेटा तो ये 3 माइनस 1 है। एग्री? तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूले को तैयार करने वाले हैं। फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, आइए मेरे साथ। an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए A प्लस n माइनस 1D, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला, यानी nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने और सारी बातों को यहाँ पर समझा के रख दिया है। क्लियर? तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसे एक बार फिर से ध्यान में देते हैं। 12th टर्म आपको निकालना है और nth टर्म निकालना है बेटे AP का 16, 9 और माइनस का 5। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटे, आपके पास सीरीज है 16, 9 और -5, ऐसा 16, 9 और
सात का कॉमन डिफरेंस, ये तो 12th टर्म, कहाँ गैप तो सही नहीं आ रही इसकी। इसमें एक टर्म की मिसिंग हो गई है, मैं उसको ठीक कर देता हूं क्वेश्चन में। 16 9 के बाद यानी ये 7 का फर्क आएगा, ये 2 आएगा और ये -5 है। ये है सीक्वेंस 16 9 एंड 2 एंड -5। यस इट इज, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर, देखिएगा। ये सीरीज है आपके पास, आपको 12th टर्म चाहिए बेटे। क्वेश्चन क्या है, 12th टर्म और nth टर्म चाहिए आपको। एग्री बेटा? तो ये दो चीजें आपको चाहिए, तो बहुत अच्छे से हम निकाल लेंगे। चलो आइए करते हैं, चलिए ठीक है। ए फर्स्ट टर्म यानी A1 लिखें या A लिखेंगे बेटे, तो ये आ गया 16 16, और सेकेंड टर्म क्या है बेटे मेरा 9 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सब कुछ जरूरत नहीं है, आप किसी भी दो टर्म को माइनस कर देंगे। A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो आप देखोगे यहाँ 7 आ जाएगा बेटे, 7। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह से आपको मैं बता देता हूँ, इनमें भी क्या नाम है कि दो 7 का डिफरेंस देख रहे होगे। इसमें भी 7 और इसमें भी 7 का कॉमन डिफरेंस है ना। तो इसमें 7 का कॉमन डिफरेंस है। वेल तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान है, करते हैं कैसे बेटे। तो an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एग्री? तो आपको 12th टर्म और nth टर्म निकालना है। तो पहले आइए हम n की वैल्यू 12 पुट कर देंगे। ठीक है, 12th टर्म जब आपको 12वां पद निकालना है, 12th टर्म निकालनी है बेटे, 12वां पद है ना। तो 12वां पद कैसे निकलेगा? 12वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 12 पुट करनी है, 12 पुट करनी है। तो a12 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, आप 16 पुट कर दें। ठीक है, फर्स्ट टर्म 16 है मेरा, और 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटे, ये 7 है। 16 प्लस 11 इंटू 7, तो 16 प्लस 12th टर्म जो होगी 11 से 11 7 जार 77। एग्री? और 7 को जोड़ेंगे 93 यानी कि यस इट इज 12th टर्म। ये आ गया 12th टर्म आपको। क्वाइट सिंपल। आइए अगर मैं बात करूं आपको nth टर्म की, उसमें पूछा है nth टर्म क्या होगा, तो कोई बात नहीं, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 16। n की जगह बेटा ध्यान रखना n ही लिखना है आपको, है ना। nth टर्म जब पूछता है तो nth टर्म की वैल्यू n ही रखेंगे, कोई और वैल्यू नहीं रखेंगे। d की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इस तरीके से 16 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n आप लिख लीजिए पहले, 16 में से 7 जाएंगे तो ये आपको बच जाएगा 9। दिस इज देयर, ये nth टर्म आ गया। तो nth टर्म में हमेशा n मौजूद होता है, क्वेश्चन में आंसर में nth टर्म में n मौजूद होता है। आ गया आपको समझ में? यानी nth टर्म यानी जनरल टर्म या लास्ट टर्म कहिए बेटे, बात एक ही है। nth टर्म निकालते समय उसमें n की वैल्यू n ही रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई टर्म निकालते हैं तो n की वैल्यू उतनी प्लेस करनी होती है। तो ये पहला क्वेश्चन था, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। आइए कॉन्सेप्ट्स को आगे समझते हैं बेटे। ठीक है, AP एक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, मार्क्स स्विचिंग है, तो एकदम बिल्कुल इसको अपना करना है आपको, है ना। बोलता 4 टाइम्स द 4th टर्म, fourth times the 4th term of AP is equals to 7 times the 7th term। ठीक है, बोलता है तो 11th टर्म निकालिए। क्या कहता है, 4 टाइम्स द 4th टर्म, क्या कहता है, 4 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म। तो आपको 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, आइए 11th टर्म निकालेंगे हम लोग। 11th टर्म निकालनी है। सबसे पहले गिवन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटे, गिवन है 4 टाइम्स 4th टर्म। आपको 4th टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, A4 लिखेंगे
और सेवेंथ टर्म कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, A7। गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, गिवन क्या है बेटा, नोटिस करो, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, देख रहे हैं आप इसको, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, एग्री। तो ये बातें हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म यानी 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म यानी चौथे पद का 4 गुना, ठीक है, चौथे पद का 4 गुना, और सेवेंथ पद का यानी सेवेंथ टर्म का 7 टाइम्स, ये दोनों इक्वल बता दिया आपको, ठीक है। 4 टाइम्स जो है A4 और 7 टाइम्स है, ये आपको इक्वल दे रखा, तो आपको आगे बढ़ना है। इसमें एक कंडीशन है, कहता क्या है, तो इसके साथ में ये कहता है कि फाइंड द 11th टर्म बोला है, तो ठीक है 11th टर्म निकाल लेंगे हम लोग, 11th टर्म निकाल लेंगे। पहले इस कंडीशन से देखें हमें क्या मिलता है ना। 4 टाइम्स ऑफ, जैसा कि आप जानते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, क्लियर है बेटा। तो A4 क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह आप 4 रखोगे तो ये 3d बनेगा बेटे। A7 जब इस्तेमाल करोगे तो a प्लस 6d बनेगा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी को हम लोग समझ लिए। क्वेश्चन करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ, क्या लिखा मैंने, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस 6d। चलिए, तो 4a प्लस 12d 7a प्लस 42d। तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाएगा, 4a माइनस 7a एग्री इज इक्वल्स टू, या सबको एक तरफ कर लेते हैं, इन सबको दूसरी तरफ ले चलो बेटे, 7a प्लस 42d माइनस 4a माइनस 12d इक्वल्स टू 0, है ना। इस तरीके से हमने समझ लिया इस चीज को। क्या देख रहे हैं हम लोग, 7a से 4a जाएगा बेटे, 3a मिला, ठीक है ना, और 42 से 12 जाएंगे बेटे, 30d मिल गया। 3a प्लस 30d इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे को एक इक्वेशन मिल गई, ठीक। आइए देखिए इस इक्वेशन का हम क्या कर पाएंगे। मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटे, 11th टर्म पूछा है ना। आइए 11th टर्म कर लेंगे हम। 11th टर्म कैसे, 11th टर्म करते हैं, तो A11 देयरफॉर A11 इज द क्वेश्चन मार्क। तो A11 कैसे होगा बेटे, A11 जो है आपको किस तरह से मिलेगा, a प्लस 10d मिलेगा आपको, है ना। तो a प्लस 10d, आइए अगर इस चीज को थोड़ी सी अगर हम सिंप्लीफाई करें, 3a इज इक्वल्स टू, या 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड बाय 3, अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, आप नोटिस करो, a प्लस 10d इक्वल्स टू 0 मिल रहा है ना। देखो ये a प्लस 10d की वैल्यू 0 है, तो ये क्या मिला, a प्लस 10d की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है। क्या बोला क्वेश्चन में, 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, ठीक है। चौथे पद का 4 गुना जो है वो 7वें पद के 7 गुने के बराबर है, तो आपको 11वां पद निकालना था, 11th टर्म निकालना। तो आप देख सकते हैं ये आंसर इसका 0 आया। मैं आपको अब टेक्निक बताता हूँ। देखिए टेक्निक ये है इस क्वेश्चन में, जैसे 4 दे रखा है, A4 7 टाइम्स ऑफ A7, तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको 3 टाइम्स ऑफ A3 इज इक्वल्स टू, मान के चलो कुछ भी दे सकता है, 14 टाइम्स ऑफ A14। ध्यान रखना ये दोनों डिजिट सेम होंगे, है ना बेटे, ये दोनों डिजिट जो है ना वो दोनों सेम होंगे हमेशा, है ना। अगर ऐसा है तो 3 और 14 को जोड़ दीजिए, 3 और 14 को जोड़ने पर 17 होता है, तो A17 जो होगा वो उसका आंसर 0 होगा हमेशा, ठीक है। ये एक टेक्निक बताया मैंने, ये क्वेश्चन तो बताया बट एक जनरलाइज कर दिया मैंने, यानी इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो तो 3 और 7 17 हो गया, तो ये दोनों डिजिट को आप जोड़ के देखना, वो जो सी टर्म आएगी वो टर्म हमेशा 0 आएगी इस तरह के क्वेश्चन। इज 0, प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। बोलता है 8वां टर्म यदि 0 है तो प्रूव करो 38वां टर्म जो होगा वो 18वें पद का 3 गुना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटे? उसने कहा है, देखिए उसने कहा है कि 8वां पद जो है वो 0 है, 8th टर्म 0 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। गिवन है 8th टर्म इज 0, गिवन है ना। और प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है A38 इज इक्वल्स टू 38th टर्म जो है, 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म, ट्रिपल इट्स 18th टर्म यानी 18वें पद का 3 गुना। ये क्वेश्चन है बेटा। तो आज के जो ये एक्सरसाइज है यानी आज का जो लेक्चर है वो आपको टर्म पर यानी nth टर्म पर फॉर्मूले पर बेस्ड है, यानी 5.1 और 5.2। आप जानते हैं एनसीईआरटी 5.1 में जो क्वेश्चन है केवल आपको कॉमन डिफरेंस निकालने पर पूछा गया है। ठीक है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5.2 में कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं ऑफकोर्स। ठीक है, तो मैं उसी बैकग्राउंड पे ले रहा हूँ। अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। A38 इज इक्वल्स टू दिस मच है, तो आपको ये प्रूफ करना है बेटा। चलिए तो आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे? a प्लस 7d हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो 0 दे रखी है, यानी इंप्लाई करता है a इज इक्वल्स टू माइनस का 7d। आपने a की वैल्यू d के टर्म्स में निकाल लिया। इसको इस तरह से समझते हैं। A8 हमें दे रखा था 0, तो अब हमने क्या निकाल लिया? a की वैल्यू निकाल लिया माइनस का 17। चले बेटे, तो आइए अब इसका काम तो पूरा हो गया। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं। तो LHS में आ जाएं, हम दोनों को निकाल लेंगे। A38 क्या होगा बेटे? a प्लस 37d। आप समझते हो 38 से एक लेस करके मुझे लिखना होता है। तो a की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितनी है? ये माइनस का 7d है और ये 37d। तो कितना आपको मिलता है? 30d मिल गया। A38 जो है इतना मिला है। आइए इस तरह से हम A18 हम देखना चाहते हैं, तो a प्लस 17d लिखूंगा मैं। a की वैल्यू कितनी है? माइनस 7d। इस तरह से ये 10d मिल गया आपको। ठीक है, A18 की वैल्यू। क्या आपको देख के समझ में नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है ना। देखो A38 जो इतना है और A18 आपको 10d मिला। तो आप देख सकते हैं A38 is equals to, therefore A38 is equals to 3 times of A18। तो ये प्रूव हो गया बेटा हम लोगों का। तो ये तीनों क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। इनको समझने की जरूरत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं आज के दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करें, कहता है विच टर्म ऑफ AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोलता है AP का कौन सा टर्म जो है पहला नेगेटिव टर्म होगा। यानी अब देखिए इस सीरीज में, है ना, अगर मैं इसे हटाता हूं, आप देखो, है ना बेटे, सीरीज देखिए घटती जा रही है ना। 134, 129, 124 घटते घटते ये एक बार नेगेटिव हो जाएगी बेटे, है ना। 0 आ जा सकता है या नेगेटिव आ जा सकता है। तो कौन सा पद, विच टर्म, कौन सा पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है ना, ऋणात्मक टर्म होता है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि इसको फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। 134, 129, 124 है। हम लोग सीरीज को देख लिए। सीरीज है मेरा 134, 129, 124 लाइक दिस। अगर एक बात तसल्ली कर लें, 134, 129, 124 इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो बोलता फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना बेटे। तो मैंने कुछ वैसे क्वेश्चंस लिए जो एनसीईआरटी में नहीं है, आपको एक नॉलेज मिल जाए, है ना। तो A मेरा 134 है बेटे। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 129 में से आप 134 लेस करेंगे और 134 लेस करते हो तो क्या मिलता है? देखिए 5 मिलता है, बट माइनस का मिलेगा। D जो है वो
माइनस का 5 है। चलिए अगर ये बात यहाँ तक समझ में आ गई तो हम बोलेंगे लेट, मान लिया, ठीक है, माना हमने, मान लिया कि nth टर्म जो है an जो होगा वो नेगेटिव होगा। मान लिया कि हमारा पहला टर्म जो होगा वो an जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव को हम किस तरीके से समझेंगे? हियर यानी an को, नेगेटिव का मतलब ये 0 से छोटा होगा। नेगेटिव का मतलब an यदि नेगेटिव है, इस बात को गौर करना बेटे, an यदि नेगेटिव यानी नेगेटिव है, नेगेटिव तो 0 से छोटी होती है ना, -2 -1 तो ये तो 0 से छोटा होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप इसको देख पाओगे कि मैंने ये कहा आपको, है ना बेटा, कि -2 -1 0 से छोटा होगा। इस तरह nth टर्म मान लिया कि हमने 0 से छोटा, यानी नेगेटिव प्रूफ करने के लिए, यानी नेगेटिव टर्म को ढूंढने के लिए आपको लेस देन 0 को सॉल्व करने की जरूरत है। यानी an को हमने 0 से छोटा मान लिया, तो 0 से छोटा मान लिया तो an का फॉर्मूला क्या है? आइए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। a की वैल्यू 134 है बेटे, n की जगह n ही रखेंगे क्योंकि वो निकालना है हमें, और d की वैल्यू -5 है ना, इंटू में -5 है। तो चलो 134 माइनस का 5n मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 5 हो गया, देखिए, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। ये दोनों सॉल्व होकर के 139 माइनस का 5n ये आया हमारे को। तो हम क्या देखने वाले हैं? आइए यहाँ देखते हैं। क्योंकि an जो है बेटे वो लेस देन 0 है, यानी 139 माइनस का 5n लेस देन 0 है। आपको यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, एक खास तरह का क्वेश्चन है। अगर ये 0 से कम है तो आप एक काम करो, 139 यहीं रखना बेटे, है ना, 5n को दूसरी तरफ ले गए 5n को दूसरी तरफ ले गए, ठीक, यानी n की वैल्यू, अब आप n यहीं रखें और 139 को 5 से डिवाइड कर दें। आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है ना, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 2s एंड 5 7s फ्रैक्शन में 4/5। मैंने ऐसे लिखा बेटा इसको, और मैं इसको रिवर्स लिख देता हूँ, यानी n, यानी एक्चुअली में n बड़ी है, ध्यान रखना मैं साइन को किस तरह से लिख रहा हूँ, n की तरफ बड़े का साइन, यानी n बड़ा है कितना से, 27 4/5, यानी 27 4/5 है। तो अब जो है इस वैल्यू को, यानी 27 से आगे की टर्म है, 27 से बड़ी है, देखिए 27 नहीं है, 27 से बड़ी टर्म है बेटे। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, 27 4/5 है। तो यहाँ आपको एनालिसिस करना चाहता हूँ, यानी नेगेटिव टर्म चाहिए, जो नेगेटिव टर्म चाहिए तो वो क्या है, 27 से जस्ट बड़ी है, 27 4/5 है, तो 27 नहीं है वो, है ना। अगर 27th टर्म हुआ तो एग्जैक्टली 27th आ गया होता हमारे को, तो 27 से जस्ट बड़ी है, तो n की वैल्यू 27 से जस्ट बड़ी है, तो आप क्या कहोगे, n की वैल्यू जो है 27 से जो अगला टर्म होगा वो ले लेना 28। तो 28th टर्म जो होगा उसका आंसर हम यहां पर लिख सकते हैं, 28th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा बेटे। ये पहला पद है जो ऋणात्मक होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो होती है, ये टर्म जो होगा वो नेगेटिव टर्म होगा। 28वां पद जो होगा वो ऋणात्मक पद होगा बेटे, ठीक है ना। समझ में आया बेटे। तो किसी को आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखते हो, कभी कभी दिया रहता है कि कौन सा पद जो होगा वो 0 होगा, तो आपको जब पूछा जाएगा कि कौन सा पद 0 होगा तो आप इक्वल टू 0 कर लेंगे उसमें, है ना, उसमें आप करेंगे an इज इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी उसमें, कौन सा पद 0 होगा। इसमें क्या था, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा बोला, तो मैंने क्या किया, लेस देन 0 को सॉल्व किया। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आइए 5th क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहता है 8th टर्म ऑफ ep इज 37, 8वां पद जो है वो 37 है ना, 8th टर्म जो है वो 37 है, और 15th टर्म जो है 15 मोर देन 15 टर्म इज 15 मोर देन, है ना,
15th नहीं होगा ये, ठीक है। 15 मोर देन 12th टर्म है। 8वां पद जो है वो 37 है। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन क्या है बेटे, 8th टर्म 37 है। चलिए क्वेश्चन को एक बार तब पढ़ते हैं बेटे। 8th टर्म ऑफ एपी इज 37 और 15वां पद जो है 12th टर्म से 15 अधिक है। 15th नहीं होगा ये, 15 है, ठीक है बेटे। 15 एक्स्ट्रा है यानी 15 बड़ा है। कौन सी टर्म है, यानी 15th टर्म इज, इसको ऐसे लिखेंगे, जो 15th टर्म है, ठीक है बेटे। 15th टर्म क्या है, 12वें पद से 15th टर्म इज 15 मोर देन 12th टर्म। 12वें पद से 15 अधिक है बेटे। इस तरीके से लिखा जाएगा। A8 अगर 37 है, गिवन है आपको, और A15 जो है ये दे रखा है कि वो 12वें पद से 15 अधिक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेंस फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म। तो सम का फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा आपको। फाइंड द एपी कहता है पहले, यानी एपी जब भी पूछेगा, एपी जब भी पूछता है तो इसका मतलब है आपको ए और डी निकालना है। एपी पूछा जाएगा, फाइंड द 3 टर्म्स, ऐसा पूछा जाता है। इसका एपी पूछने का मतलब है बेटे आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी पहला पद और सार्व अंतर, ये दोनों आने चाहिए। तो A8 जो है वो दे रखे 37। चलिए इनको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कैसे। A8 an का फॉर्मूला लगा लेंगे बेटे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A8 जो होगा a प्लस 7d हो जाएगा। इसके जगह पे हम 37 पुट कर देंगे, यानी a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 37। ये पहली इक्वेशन होगी मेरी। इस तरह से A15 इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस A12 इज इक्वल्स टू 15 है। सेकेंड कंडीशन दे रखा है, माने सेकेंड कंडीशन जो है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे। a प्लस 14d है आपके पास, ठीक है ना, और a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 15। तो आप नोटिस कर सकते हो a से a कट जाएगा यहाँ, है ना, a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस से 14 से 11 जाएगा बेटे। तो 14 से 11 जाएगा तो यहाँ 3d बचता है, बीच में माइनस का साइन है। d की वैल्यू आ गई, वाह क्या बात है। देखिए d की वैल्यू 5 आ गई और d की वैल्यू 5 आती है तो आप उसको पुट कर लीजिए। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 7, d की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 37। तो a इज इक्वल्स टू यहाँ 37 है, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। उसको दूसरी तरफ ले गए, a की वैल्यू 2 आ गई, बस। तो इस तरीके से यानी a की वैल्यू आपने देख लिया 2 और d की वैल्यू आ गया 5। जब पूछता फाइंड AP, ठीक है बेटे, फाइंड एपी पूछता है, तो फाइंड एपी जब पूछता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको शुरू के 3 टर्म निकालने हैं, ठीक है ना। एपी पूछने का मतलब आपको ए और डी आना चाहिए। तो A1 A2 A3 ऐसे करके, तो ये A1 हो गया A, A2 हो गया A प्लस डी, A3 हो गया A प्लस 2D। तो A की वैल्यू पुट करोगे 2 और इसमें 2 प्लस 5 जोड़ दोगे और इसमें 2 प्लस 5 जोड़ोगे, 2 प्लस 2 इंटू 5 जोड़ोगे। तो इस तरह ये 2 हो गया बेटा, ये 7 हो गया और ये 12 हो गया। ये AP आ गया इस तरह से, आपको एग्री। तो इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसके अंदर 2 इक्वेशंस बन रही थी, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आइए ये 7th क्वेश्चन को देखने वाले हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन एक खास तरह का क्वेश्चन है, आपको मिलेगा नहीं जनरली, आप देखिएगा बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं है। बोलता है सम ऑफ 3 टर्म्स, है ना बेटे, सम ऑफ द 3 टर्म्स इज 3, सम ऑफ 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स ऑफ एपी पर ये क्वेश्चन है। एपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 3 टर्म्स या 4 टर्म्स पे दिए रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, है ना। एक खास टाइप के क्वेश्चन है ना, एक खास टाइप के क्वेश्चन है। सम ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है, 3 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 35 है, तो माइनस का 35, उन नंबरों को फाइंड आउट करनी है। 7th क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। इस क्वेश्चन को करूंगा मैं। क्या कहता है बेटा 7th क्वेश्चन में, आपको सम ऑफ 3 टर्म्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो फॉर एपी लेट द 3 टर्म्स ऑफ
थ्री टर्म्स ऑफ एपी। थ्री टर्म्स ऑफ एपी जब कभी भी हो तो आप ऐसा लेट कर लें, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये तरीका होता है बेटे, थ्री टर्म्स ऑफ एपी दे रखा हो तो आप ऐसा लेट करना। इसी समय मैं क्वेश्चन में एक और हिस्सा बताना चाहता हूँ, फोर टर्म्स, ठीक है, चार पद अगर लेने हो, फोर टर्म्स ऑफ एपी, तो आपको खास तरह से लेना होता है बेटे। ऐसा नहीं है a माइनस टू डी, ए माइनस का डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी, थ्री डी। यहां 3D लेना है मुझे, ठीक है, a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी। यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो दो दो का है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो 2D का है बेटे, और इससे इसका डिफरेंस जो है वो 2D का है, जबकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपके पास 1D का है ना। 1D का मतलब यहाँ से यहाँ D का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ D का डिफरेंस है। एग्री? चलिए, तो जब हमने इस बात को जान लिया, यानी एपी में हम लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी एपी के 3 टर्म के बारे में आपको कहता है तो आप 3 टर्म को ऐसे लेंगे, अगर 4 टर्म्स कहता है तो ऐसे ले लेना बेटा। चलो इस क्वेश्चन को कर लिया जाए। चलिए, क्या दे रखा है आपके पास? गिवन है आपको, गिवन है तीनों टर्म का सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या दे रखा है? अगर एक बार क्वेश्चन में जाए वापस, 3 दे रखा है बेटे, 3 सम ऑफ थ्री टर्म्स, यानी a माइनस का d, a और a प्लस डी, इन तीनों का सम। एग्री? उसने बोल दिया 3। ओके, तो d से d कट जाएगा बेटे, 3a इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू 1 आ गई। जब आप इस तरह से लेते हो तो काम आसान होता है, ठीक है। तो कर लिया आपने, a की वैल्यू 1 ले ली। अगेन फिर उसने कहा है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट वो कितना है? माइनस का 35, माइनस का 35 गिवन है। देखिए आपको माइनस का प्रोडक्ट इज माइनस का 35। चलिए, तो माइनस का 35 है तो इसको इस तरह से लिख लिया हमने। तो a की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, पुट कर दीजिए, a इज इक्वल्स टू 1। तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस का d इंटू 1 और 1 प्लस d इज इक्वल्स टू 35, है ना। क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी a स्क्वेयर ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, यानी 1 स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 35। और इस तरह से 1 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 35 है। डी स्क्वेयर नेगेटिव में है तो उसको इधर ले आए, मान लो, है ना बेटा। 1 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन एक बार देखना चाहते हैं, माइनस का 35 है ना, माइनस का 35 है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को एक मिस्टेक आ रही थी, ये माइनस का 35 है, मिस कर रहे थे, माइनस का 35। वेल, तो ये माइनस का 35 है। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 35 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 है। डी इज इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स प्लस और माइनस दोनों में 6 आएगा आपके पास, है ना। डी की वैल्यू प्लस और माइनस में 6 आ गया। वेल, तो D और A दोनों निकल गए बेटे, यानी A की वैल्यू तो हो गई आपके पास 1 और D की वैल्यू प्लस माइनस का 6। तो आइए एक बार को समझ लें हम लोग। हमारे पास A की वैल्यू 1 और D इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 6। तो 3 टर्म्स जो हैं वो हैं क्या? 3 टर्म्स जो हैं वो A माइनस का D, A और A प्लस D। एट D इज इक्वल्स टू 6, अगर प्लस का 6 लेते हो तो सीरीज क्या हो जाएगी? 1 माइनस का 6 1 और 1 प्लस 6, यानी जो टर्म्स हो गए -1, -5, 1 और 7 आ गया बेटा। देखो यहाँ, है ना, -5, -1 और 7, ये 3 टर्म आ गए एपी के, ठीक। और अगर आप लिखते हो कि नहीं, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू मैं माइनस का 6 लेता हूँ, ठीक है ना, तब आपको क्या मिलेगा बेटे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए की वैल्यू 1 है और ये प्लस का 6 लिख लिया मैंने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 1 ए माइनस का 6 है। आपको देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है ना। इसके जगह पे 1 लिखना है मुझे, इसके जगह 1 लिखना है, और ये माइनस का। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप इन 3 टर्म को और इन 3 टर्म को देखिए बेटे, -5 एक साथ और 7 एक माइनस का 5, ठीक है। टर्म्स तो वही मिले ना, वही 3 टर्म्स मिले जो मिलने थे हम लोगों को,
ठीक है ना, वही 3 टर्म्स आए, चाहे प्लस लेते हो चाहे माइनस लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आज का लेक्चर आप देखिए, आज के लेक्चर किस चीज़ पे मौजूद था। आज का जो लेक्चर है ये 5.1 और 5.2 पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने किए। इसमें एनसीईआरटी का थीम लिया है बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लिया है सच। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है ना, उसको सेट कर लेना आप, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। और वीडियो में आपको कितनी समझ आई, क्या क्या दिक्कत रही, आप एक बार कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, ठीक। इसके अगला जो लेक्चर होगी उसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो 5.2 के होंगे और एसएन सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसको नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा बेटा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग।